नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल जागरव एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जितने भी हमारे नए साथी हैं, पहली बार अपने चैनल से जुड़ रहे हैं जागरव एकेडमी से, तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें जो भी हम वीडियो सेशन लेकर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो सेशन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोट पर। तो कोट ऑफ द डे है आज का हमारा, इन ऑल आवर डीड्स द प्रॉपर वैल्यू एंड रेस्पेक्ट फॉर टाइम डिटरमाइंस सक्सेस और फेलियर। यानी जो भी हम कार्य करते हैं उसमें जो हम अपना समय देते हैं और उस समय की जो कद्र करते हैं, वही ये निर्धारित करता है कि हम जीवन में सफल होंगे या फिर फेल होंगे, यानी हमको सफलता मिलेगी या फिर हमको फेलियर मिलेगा दोस्तों। तो इसी के साथ ही दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार किसने जीता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए मार्कस लुट्रेल, बी जेम्स डी ब्रैडली, सी जैक जैकब्स, डी एडम हिगिनबॉथम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एडम हिगिनबॉथम। इन्होंने विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। पुस्तक का नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं एडम हिगिनबॉथम की, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। उनकी एक पुस्तक है मिडनाइट इन चेरनोबिल, उसको एक्सीलेंट बुक की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। बात करते हैं इस अवार्ड की। इस अवार्ड की स्थापना हुई थी 1999 में विलियम ई कॉल्बी के द्वारा। दोस्तों उन्होंने एक नॉर्विच यूनिवर्सिटी में एक मिलिट्री राइटर्स के नाम से संगोष्ठी आयोजित की, जिसके तहत उन्होंने ए फर्स्ट वर्क ऑफ फिक्शन और नॉन फिक्शन के सब्जेक्ट के तहत उन्होंने जिसका उसमें महत्वपूर्ण योगदान था, उन सब्जेक्ट्स पर उन्होंने एक सभा आयोजित की, यानी संगोष्ठी, और उसमें इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, मिलिट्री हिस्ट्री और इंटरनेशनल अफेयर्स से संबंधित जो भी फिक्शन या नॉन फिक्शन श्रेणी में पुस्तकें होंगी, उन्हीं के बिहाफ पर उनको सम्मान देने के लिए इस अवार्ड की स्थापना की गई। दोस्तों फिलहाल में बात करते हैं, इसका प्रबंधन किया जाता है तवानी फाउंडेशन, जो कि शिकागो में स्थित है, और जो अवार्ड दिया जाता है वो लिबर्टी गाला में दिया जाता है, जो जगह है किसकी, प्रित्जकर मिलिट्री लाइब्रेरी की। दोस्तों जो इन्होंने पुस्तक लिखी है चेरनोबिल, मिडनाइट इन चेरनोबिल, ये एक डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर, 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में। ये बहुत ही भीषण हादसा था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और उसमें रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उसी के ऊपर, क्योंकि यह एक इंटरनेशनल अफेयर्स था, तो इसी के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है मिडनाइट इन चेरनोबिल, जिसके तहत इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने नेपाल को कितने टन आवश्यक दवाएं उपहार में दी हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ए 23 टन, बी 40 टन, सी 25 टन और डी 30 टन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 टन। भारत ने नेपाल को 23 टन जो दवाएं हैं, इसेंशियल मेडिसिन्स हैं, इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं मेडिकल रिलेटेड, उनका अगर वेट किया जाए तो 23 टन है, जो उनको नेपाल को उन्होंने गिफ्ट की हैं। दोस्तों नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इस लिहाज से महत्वपूर्ण संबंध है और एक दोस्त के काम आता है। इसी पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको ये गिफ्ट दिया है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों बात, जो भारतीय राजदूत हैं नेपाल में, विनय मोहन क्वात्रा, उनके द्वारा 23 टन जो मेडिसिन हैं नेपाल के हेल्थ एंड पॉपुलेशन मिनिस्टर भानु भक्ता ढाकल को काठमांडू में हैंडओवर की गई हैं। इस पैकेजेस में देखा जाए तो दोस्तों 8.25 लाख डोजेज हैं इसेंशियल मेडिसिन के, और 3.2 लाख डोजेज हैं पैरासीटामोल के, और 2.5 लाख डोजेज हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के। दोस्तों 15 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने
अपने सभी पड़ोसी देशों को इस महामारी से निपटने में सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था और इसी के तहत उन्होंने $10 मिलियन सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में दिए हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही नेपाल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, उनको जान लेते हैं। बात करते हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की, वो है KP शर्मा ओली। कैपिटल है काठमांडू नेपाल की। प्रेसिडेंट की बात करें विद्या देवी भंडारी हैं और नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले जितने भी हमारे साथी पहली बार जुड़ रहे हैं अपने चैनल से, तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सरीसृप विज्ञानवेत्ताओं ने डैश में नई सांप प्रजातियों की खोज की है। हमारे पास ऑप्शंस हैं A असम, B नागालैंड, C अरुणाचल प्रदेश और D मेघालय। तो दोस्तों जो भारतीय सरीसृप विज्ञानवेत्ता हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक सांप की नई प्रजाति की खोज की है। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जरा उन पर गौर कर लेते हैं। दोस्तों बात करें भारतीय हर्पेटोलॉजिस्ट के द्वारा इस नई प्रजाति की खोज की गई है। ये वाइपर फैमिली से आते हैं, वाइपर फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी जो खोज की गई है वो की गई है पाकेट टाइगर रिजर्व में जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसको ग्रीन पिट वाइपर भी कहा जाता है, उसी की एक प्रजाति है और जिस टीम के द्वारा खोजा गया है उस टीम को लीड किया था जिशान मिर्जा ने। दोस्तों इस वाइपर को ट्राइमेरेसुरस सालाजार के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खास पहचान है यूनिक कि इसके ऊपर जो ये ऑरेंज और रेडिश सी स्ट्रिप हैं जो पूरे इसके हेड पर और बॉडी पर हैं और ये जो स्ट्रिप्स हैं ये केवल मेल्स में मिलती हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये ग्रीन वाइपर है, ग्रीन पिट वाइपर। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं पेमा खांडू जी। कैपिटल की बात करें ईटानगर है और गवर्नर हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में। इसके अलावा अगर टाइगर रिजर्व की बात करें जो अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा, कमलांग, पाके और पखुई, ये वहाँ पर 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बिल्कुल आसानी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम सटीक पॉइंट्स के माध्यम से ये करंट अफेयर्स समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 4, अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं A NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, B ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, C CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और D टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A NBRI के द्वारा ये अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ अगर बात करते हैं ICMR के, तो उसके डायरेक्टर हैं बलराम भार्गव जी। CSIR की बात करें दोस्तों तो वो हैं शेखर C मांडे और दोस्तों TIFR की बात करें दोस्तों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की, तो उसके डायरेक्टर हैं संदीप त्रिवेदी। तो दोस्तों इसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। बात करें इस हर्बल सैनिटाइज़र की, तो इसको तुलसी के ऑयल और 60% ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से तैयार किया गया है, जिसमें जो ये तुलसी का जो ऑयल है ये स्ट्रॉन्ग नेचुरल एंटी माइक्रोबायल एजेंट होता है और आइसोप्रोपाइल जो अल्कोहल होता है वो जर्म्स को मार देता है, किलिंग करता है उनकी। तो दोस्तों ये जो तैयार किया गया है ये CSIR का अरोमा मिशन है और WHO की गाइडलाइंस के तहत इसको तैयार किया गया है। इसके प्रभाव की बात करें तो ये इसका जो असर 25 मिनट तक रहता है और ये स्किन को डिहाइड्रेटिंग होने से भी बचाता है। बात करते हैं नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो दोस्तों इसके डायरेक्टर हैं SK बारीक और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1789 में ये
रॉयल गार्डन के नाम से जाना जाता था। उस वक्त अवध के नवाब थे सादत अली खां, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बात करें, क्योंकि ये CSIR के अंडर ही कार्य करता है ये इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको जो ये नाम मिला था, ये नाम मिला था 1978 में। इससे पहले इसको सिकंदरबाग, गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर गार्डन और नेशनल बॉटनिक गार्डन के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए अल्जीरिया, बी सूडान, सी मोरक्को और डी लेबनान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लेबनान। लेबनान ही वो अरब का पहला देश है जिसने भांग की खेती को लीगलाइज कर दिया है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है और वहाँ पे पहले से भी इलीगल तरीके से भांग की खेती होती थी। तो इन दोनों ही एक्सपेक्ट्स को नज़र में रखते हुए उन्होंने इसको लीगल कर दिया है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। बात करें लेबनान के इस एस्पेक्ट की कि उन्होंने इसकी खेती को क्यों लीगलाइज किया, तो दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे इसका, और फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा का भंडारण कर सकते हैं। अब क्योंकि वो पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है लेबनान, तो इस वजह से उसने, क्योंकि इसको मेडिकल और इंडस्ट्रियल दोनों उद्देश्य के तहत इसको लीगल किया गया है। बात करते हैं, यहाँ पे पहले से ही इलीगल कैनबिस की खेती होती थी बेका वैली में, और इससे करीब करीब $1 बिलियन की एनुअली इनकम होने की उम्मीद है, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया है। लेबनान की बात करें दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर हैं हसन दियाब, कैपिटल है बैरूत और करेंसी है लेबनीज पाउंड। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने दवा और ऑनलाइन परामर्श देने के लिए एक ऐप आयु और सेहत साथी लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ही ऐप डाउनलोड एक लॉन्च की है आयु और सेहत साथी, जिसके द्वारा मेडिसिन की डिलीवरी और ऑनलाइन कंसल्टेशन आप डॉक्टर्स की जो टीम है वहाँ पे 16 मेंबर्स की, उसके द्वारा ले सकते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बात करें इसके स्टार्टअप की, तो इन्होंने इसको शुरू किया है, एक वहाँ पर राजस्थान में हेल्थ केयर स्टार्टअप है मेडकोर्ट्स, जिसके साथ उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और ये 24/7 ऑनलाइन कंसल्टेशन और मेडिसिन डिलीवरी पोर्टल है, जहाँ पे कोविड-19 महामारी से लड़ने में ये लोगों की मदद करेगा। बात करते हैं इस ऐप की, तो इस ऐप से 68 मिलियन जो पीपल हैं, 68 मिलियन लोग जो राजस्थान के, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। और ये अभी किस किस जगह पर ऑपरेशनल है, तो दोस्तों ये कोटा, उदयपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, पाली और जयपुर, इन जगहों पर ये अभी ऑपरेशनल है यानी वर्किंग में है, और इसको एक हफ्ते के भीतर पूरे राज्य में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। बात करें, अभी ये 10,000 पेशेंट पर डे कंसल्टेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, और सेहत साथी नेटवर्क के जरिए ये मेडिसिन की डिलीवरी भी कर रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं वहाँ के कलराज मिश्र, और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए 21 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 18 अप्रैल और डी 20 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। बात करें 21 अप्रैल की, तो दोस्तों 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे अभी सेलिब्रेट किया गया। और दोस्तों बात करते हैं 18 अप्रैल की, तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी।
और बात करते हैं दोस्तों 20 अप्रैल की, तो 20 अप्रैल को चाइनीज़ लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया, चाइनीज़ लैंग्वेज डे कनी जी के सम्मान में। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो बात करते हैं अर्थ डे या इंटरनेशनल मदर अर्थ डे की, तो ये 22 अप्रैल प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और दोस्तों ये लोगों में जागरूकता लाने यानी अर्थ की वेलबींग के लिए अवेयरनेस लाने और लोगों को एनकरेज करने के लिए कि हम अपने एनवायरनमेंट की किस तरीके से प्रोटेक्शन कर सकें। दोस्तों 2020 में वर्ल्ड अर्थ डे अपना 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। और दोस्तों बात करें इसकी तो पहली बार 1970 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। और अर्थ डे जो रीनेम इसको किया गया इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, वो यूएन के द्वारा 2009 में किया गया था। इस बार की जो थीम है दोस्तों वो है क्लाइमेट एक्शन। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी बिहार और डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही ये ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की गई है, जिसके तहत जितने भी सिटीजन्स हैं अगर वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और कंसल्ट करना चाहते हैं डॉक्टर से, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई पहल है, जिसके तहत फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन लोगों को प्रदान किया जाएगा, जो भी सिक पीपल हैं हमारे। और दोस्तों इसमें जो सिक पीपल हैं उनको ये फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन है, क्योंकि लोगों को बाहर निकलने के लिए मनाही है। बात करें दोस्तों इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट विद वेबकैम, माइक और स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, यानी पूरी तरह से बहुत सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग किए जाते हैं। और इसके तहत 16 डॉक्टर्स की एक टीम है, जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके द्वारा 16 डॉक्टर्स की एक टीम है जो सारे दिन उपलब्ध रहेंगे और कंसल्ट आप उनसे कर सकते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर की बात करें तो वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह यानी मिलिट्री सैटेलाइट ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ईरान। ऑप्शन ए ईरान। ईरान ने ही अभी मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों ईरान ने जो ये मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है, इसको लॉन्च किया गया है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन के द्वारा। और सैटेलाइट के बारे में बात करें दोस्तों तो ये 425 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर है और इसको 2 चरणों में भेजा गया है। इसमें जो इन्होंने सैटेलाइट इस्तेमाल में लाए हैं वो या तो घासिड है या फिर मैसेंजर है, जिसके द्वारा इन्होंने इस मिलिट्री सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा है। दोस्तों अगर बात करें ईरान की, तो ईरान ने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स भेजे थे, लेकिन वो सभी के सभी फेल हो गए। और फरवरी की बात करें तो उन्होंने फरवरी में एक जफर 1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा था और वो भी इनका फेल हो गया था। इसको लेकर इनके यूएस और ईरान में तनातनी हुई थी और इसी के तहत ईरान ने यूएन को अलाउ कर दिया था कि वो अपने यहाँ अपने साइट पर उनको जांच करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ईरान की। तो ईरान जितने भी बैलिस्टिक मिसाइलों से जो संबंधित गतिविधि हैं उनसे बचना चाहता है। जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनसे संबंधित जो गतिविधि हैं उनसे बचना चाहता है। और बात करें इन्होंने 2013 में एक
मंकी को भी स्पेस में भेजा था। और इसी को देखते हुए रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अपना स्वयं का उपग्रह यानी कि अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। और इन्होंने अभी 41 यानी 41वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। और इसी के साथ ही ये अपने जो एंटी वारशिप मिसाइल्स हैं उनको भी अपग्रेड करना चाहता है। बात करते हैं ईरान की, तो ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, कैपिटल है तेहरान और करेंसी है ईरानियन रियाल। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, CSIR ने कोरोना वायरस के खिलाफ ड्रग के नैदानिक परीक्षण यानी कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारतीय शोधकर्ताओं को अनुमति दी है। तो दोस्तों वो कौन सा ड्रग है जिसके लिए CSIR ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दी है, ये हमको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं A हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, B रामडेसिविर, C सेप्सिवैक और D अजीथ्रोमाइसिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C सेप्सिवैक। दोस्तों सेप्सिवैक ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल के लिए उन्होंने अनुमति दे दी है कि इसका आप ट्रायल कर सकते हैं ताकि ये कोविड-19 महामारी में एक कारगर मेडिसिन बनकर उभरे और लोगों को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके या जो उनका जो मरने की दर है उसको कम किया जा सके, मॉर्टलिटी रेट जो भी है उनका उसको कम किया जा सके, मिटिगेट करना है उसको। इसी वजह से सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इससे पहले इन्होंने सॉलिडेरिटी ट्रायल चल रहा था WHO के द्वारा, उसमें भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, रामडेसिविर, अजीथ्रोमाइसिन इन सब दवाओं का टेस्ट किया जा रहा था। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं उन पर। तो दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा इस ड्रग के इम्प्लीमेंटेशन की अनुमति दी गई है। वो ड्रग है सेप्सिवैक। और दोस्तों बात करें साइटोकाइंस आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में साइटोकाइंस का प्रोडक्शन भी होता है। और जो साइटोकाइंस होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि ये जो रोग कारक हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं उनसे हमारी रक्षा करने में। अब दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं जो साइटोकाइंस हैं क्या होते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कोई भी पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन और ग्रोथ फैक्टर्स, जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसकी सेल से इनका स्रावण होता है, यानी कि सेल से निकलते हैं और दूसरी सेल्स पर इनका इफेक्ट होता है। और बात करें इनकी दोस्तों कितने तरह के होते हैं, ये 6 टाइप्स होते हैं, यानी 6 तरह के होते हैं साइटोकाइंस। और इनको साइटोकाइन प्रोफाइल्स के नाम से जाना जाता है। और ये जितने भी पैथोजेंस होते हैं ना उन पर एक्ट करते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। अगर बात करें दोस्तों तो दोस्तों जो कोविड-19 में डेथ होती है ना, उसमें जो सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूटर होता है एक, उसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें उसको बढ़ाया जाता है और इसको कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म यानी साइटोकाइन तूफान। और इसी के तहत जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो दोनों तरह की इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड सेल्स को मारना शुरू कर देता है, यानी दोनों पर अटैक करना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, जो ड्रग हम देंगे उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक होने लगता है, यानी कि वो जो इम्यून सिस्टम को फिर कंट्रोल करने लगता है। इस तरीके से इस मौत से बचा जा सकता है जो कोविड-19 के कारण होती है। और दोस्तों अगर बात करें हम इसकी, तो इससे 50% तक रिडक्शन किया जा सकता है जो डेथ्स होती हैं क्रिटिकली जो इल पेशेंट्स होते हैं, यानी कि 50% तक 50% रिडक्शन हम इसमें ला सकते हैं जो कोविड-19 के कारण डेथ हो रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं जो डायरेक्टर हैं हमारे CSIR के, वो हैं डॉक्टर डलराम। तो दोस्तों जो डायरेक्टर हैं वो CSIR के, ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, ये डॉक्टर बलराम भार्गव तो
ICMR के हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जो डायरेक्टर हैं CSIR के, वो हैं दोस्तों शेखर सी मांडे। शेखर सी मांडे। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो और ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और सभी से मेरी अपील है, लॉकडाउन के समय में निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।